केरल के पहाड़ी इलाकों में मैं और मेरे 4 दोस्त कैंपिंग के लिए गए हुए थे। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस पहाड़ी इलाके में जो अनुभव हमें हुआ था ना, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरे 4 दोस्त अविनाश, हिमांशु, किशोर और सुधीर मेरे साथ कैंपिंग के लिए गए हुए थे। हमने एक ऐसी जगह पर कैंप लगाया था जहां खुली जगह थी और एक और खाई थी जहां से हम वादियां देख सकते थे। रात के 12 बज रहे थे और मैं अपना गिटार बजा रहा था। बाकी के दोस्त गाना गा रहे थे। जैसे ही मैंने गिटार बजाना बंद किया, वैसे ही सब जोर जोर से हंसने लगे। उस रात मौसम अचानक से बदल गया था। ठंड का मौसम था, लेकिन अचानक उस रात बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश होने वाली है। ठंड और भी ज्यादा लग रही थी क्योंकि वैसे ही हम पहाड़ों में थे। तो सुधीर ने कहा, यार मजा आ गया भाई। तो मैंने कहा, अरे भाई अभी कहां, अभी तो एक खास चीज बाकी है। ये कहकर मैं टेंट के अंदर गया और अपने बैग से शराब की कुछ बोतलें ले आया, जिसे देखकर मेरे सारे दोस्त खुशी से चिल्लाने लगे। हिमांशु ने कहा, ये हुई ना बात, माहौल बना दिया तूने, तो अब आ जाएगा कैंपिंग का असली मजा। मैंने उसे और बाकी सबको एक एक बोतल थमा दी और खुद एक बोतल लेकर बैठ गया। आसपास से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो माहौल को और भी ज्यादा मजेदार बना रही थी। हम सब पीने में व्यस्त हो गए। फिर करीब 1 घंटे बाद हम सभी बिल्कुल नशे में मदहोश हो गए। हमने इतनी शराब पी ली थी कि हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैं भी काफी थक गया था, इसलिए मैंने कहा, भाई मेरा तो हो गया, अब मैं जा रहा हूं सोने, तुम लोग मजे करो। ये कहकर मैं खड़ा होने लगा, लेकिन नशे की वजह से मेरा शरीर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं वापस बैठ गया और फिर वही जमीन पर लेट गया। अविनाश ने कहा, लगता है आज तूने ज्यादा पी ली है यार, हमें भी सो जाना चाहिए। किशोर ने कहा, भाई मुझे तो नींद नहीं आ रही है, अभी तुम लोग जाओ, सो जाओ। हम सब जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए टेंट में चले गए और तुरंत अपनी अपनी जगह पर सो गए। किशोर बाहर ही बैठा हुआ था और आग की तपिश का मजा उठा रहा था। मुझे ठीक से तो नहीं पता कि क्या समय हुआ था जब मेरी नींद खुली। मुझे वॉशरूम जाना था। मैं टेंट से बाहर निकला तो देखा कि किशोर चुपचाप पेड़ के सहारे आंख बंद करके लेटा हुआ था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक से चीख पड़ा। शायद वो डर गया था। तो मैंने कहा, अरे भाई मैं हूं, जाके अंदर सो जा, यहां क्यों सो रहा है। किशोर ने अपने आसपास देखा और फिर टेंट के अंदर चला गया। मैं अपना काम करने के लिए पास की ही झाड़ियों में चला गया। आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और ठंडी हवा के झोंकों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो रात दूसरी रातों के बजाय बहुत ही ज्यादा काली थी। मैं जब अपना काम करके वापस आ रहा था तो अचानक से ही मुझे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियां हिल रही थीं। मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा, तो मैं तुरंत उस जगह से निकलने लगा कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई किसी चीज को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं टेंट के पास वापस आ गया। अंदर जाने से पहले मैंने फिर से आसपास देखा, लेकिन जब उस वक्त भी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया तो मैं टेंट में चला गया। मैंने आंखें ही बंद की थीं कि तभी मुझे किसी के जोर से चीखने की आवाज आई और मैं झटके से उठकर बैठ गया। मेरे सारे दोस्त आराम से सो रहे थे। तो मैंने कहा, ये कौन चीखा। मैं तुरंत टेंट के बाहर गया, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन पहाड़ों में मैं उस आवाज को कहां ढूंढ। मैंने वो इरादा छोड़ दिया और वापस सोने के लिए जा ही रहा था कि फिर से किसी की जोर से चीखने की आवाज आने लगी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो, मानो कोई किसी को टॉर्चर कर रहा हो। वो आवाज किसी औरत या लड़की की थी। वो रोते हुए चीख रही थी और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिमाग में बड़े गलत ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा। मेरा नशा पूरा उतर चुका था।
उस समय डर के मारे मैं कांपते हुए इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगा और कुछ ही देर में मैं टेंट से काफी दूर चला गया था। मैं आवाज भी नहीं दे सकता था किसी को, क्योंकि हो सकता था कि मेरी जान पर बनाए। फिर मैंने सोचा, यार किसी और के लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? क्या पता क्या हो रहा होगा उसके साथ। ये सोचकर मैं अपने टेंट की ओर भागा और चुपचाप जाकर लेट गया। लेकिन उस रात फिर मुझे नींद ही नहीं आई। बार बार मुझे उस लड़की का ध्यान आ रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन अविनाश ने कहा, लगता है भाई तुझे ज्यादा चढ़ गई थी कल रात, इसलिए वहम हुआ होगा बस, और कुछ भी नहीं। ज्यादा मत सोच उसके बारे में। तभी सुधीर ने कहा, हाँ भाई सही कह रहा है, चल यार हम यहाँ मजे करने के लिए आए हैं, थोड़ा आसपास घूम लेते हैं। मेरे दोस्तों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। हम फिर पहाड़ों में इधर से उधर घूमने लगे और एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वो जगह सच में सुकून देने वाली थी। सूरज की रोशनी में पानी की आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। हमने वहां काफी मजे किए। नदी में ही नहाकर हम किनारे पर सारा दिन बैठे रहे और जब शाम होने को आई तो वापस टेंट के पास जाने के लिए निकल पड़े। सारा दिन हमने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि खाने पीने का सामान टेंट में ही था। हम टेंट की तरफ जा तो रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम भी हो गई थी और बादल छाए हुए थे, इसलिए अंधेरा भी जल्दी छा गया था। तो मैंने कहा, यार इतनी दूर तो नहीं था, हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? तो हिमांशु ने कहा, लग तो रहा है यार, अब क्या करें? किशोर ने कहा, आगे चलते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, शायद चलते चलते रास्ता ही मिल जाए। उसकी बात मानकर हम चल पड़े। फिर करीब 1 घंटे तक चलते रहने के बाद भी हमें रास्ता नहीं मिला, इसलिए हम थक कर बैठ गए। सुधीर ने कहा, यार कहां फंस गए, अब क्या करें? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी और मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा। सभी दोस्तों की भी वही हालत थी। वो आवाज थी तो बड़ी मधुर लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि उस घने जंगल में कोई लड़की क्या कर रही होगी। मेरा ध्यान तुरंत उस रात वाली बात पर गया, तो मैंने सोचा कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं। लेकिन सवाल ये था कि कल रात को वो इतना चीख रही थी और अब गाना गाते हुए न जाने कहां भटक रही है। तभी किशोर ने कहा, ये गाना कौन गा रही है यार? मुझे नहीं पता था कि यहां हमारे अलावा और भी कोई हो सकता है, तो मैंने कहा चल देखते हैं। फिर उसके बाद हम सभी उस आवाज का पीछा करने लगे। जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे गाने की आवाज तेज होती जा रही थी। फिर अचानक चलते चलते अविनाश रुक गया, तो मैंने कहा, क्या हुआ भाई? तो उसने आगे एक पेड़ की तरफ इशारा किया, जिसके पीछे मुझे सफेद रंग का एक कपड़ा दिखाई दे रहा था और वहीं से गाने की आवाज आ रही थी। मैं उसके पास गया और बोला, हेलो, कौन हो तुम? तभी अचानक उस लड़की ने गाना गाना बंद कर दिया और तभी भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डर तो बहुत लग रहा था मुझे। फिर किशोर पास आया और बोला, अरे भाई बोलो भी, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? फिर अचानक से ही उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर हम सभी दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तो मैंने कहा, अरे रो क्यों रही हो, बताओ क्या हुआ और कौन हो तुम? हमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी और हम दूसरी तरफ खड़े हुए थे। तो उसने रोते हुए कहा, उन लोगों ने मेरे साथ। ये बोलकर वो और रोने लगी। ये सुनकर फिर मेरे दिमाग में और भी ज्यादा बुरे ख्याल आने लगे। मैं समझ तो रहा था कि वो कहना क्या चाहती थी, लेकिन मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि जो मैं सोच रहा था वही सच है। फिर मैंने पूछा, अरे कौन हो तुम, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा, पता नहीं, वो लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आए। पता नहीं मैं कहाँ हूं और मेरा घर कहाँ है। तो किशोर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने गांव का नाम तो बताओ, हम पहुंचा देंगे तुम्हें तुम्हारे घर। तो उस लड़की ने कहा, मुझे याद नहीं। मतलब वो बड़ी हैरान करने वाली बात कह रही थी। उसकी उम्र करीब 17 या 18 साल की तो होगी ही। उस उम्र में उसे अपने गांव का नाम ही नहीं याद था।
जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, क्या तुम पहले हमारे सामने आओगी? उसने रोना बंद कर दिया और हमारी तरफ झांकने लगी। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। सच कहूं तो वो बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर हमारे होश उड़ गए थे। ऐसी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोस्तों की भी वही हालत थी। तो उसने कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अविनाश ने कहा, हम तो यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, पता नहीं, लेकिन ना जाने क्यों लोग मुझे अचेरी कहकर बुलाते हैं। हम उसे हैरानी से देखने लगे। वो लड़की भी हमें चुपचाप देख रही थी। फिर उसने कहा, क्या आप लोग मुझे मेरे घर ले जाएंगे? तो सुधीर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। मैंने सुधीर की ओर देखा और उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि वो क्या चाहता है। वासना अच्छे अच्छे लोगों की नीयत खराब कर देती है, और यही हमारे साथ हुआ, जिसका बहुत बड़ा हर्जाना भी हमें भुगतना पड़ा। लेकिन उस वक्त हमें इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो अचेरी है क्या। वो लड़की भी समझ गई कि सुधीर क्या कहना चाहता था, और ना जाने क्यों ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, मैं समझ गई, लेकिन मैं तुम सबकी नहीं हो सकती। तो सुधीर ने कहा, तो फिर? उसने कहा, अगर तुम लोग मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो अविनाश ने कहा, तो पूछो ना। वो फिर से हंसी और बोली, ऐसे नहीं, मैं तुम लोगों को 4 कहानियां सुनाऊंगी। हर एक कहानी के बाद तुमसे एक पहेली पूछूंगी। जिसने ज्यादा पहेलियों को पूछा, मैं उसकी हो जाऊंगी। बोलो मंजूर है? तो मैंने पूछा, अच्छा, क्या पहेलियां कहानी से जुड़ी हुई होंगी? तो उसने कहा, हाँ, उस पहेली का जवाब उस कहानी में ही होगा। तो बुझना चाहोगे मेरी पहेली? हम लोगों ने सोचा और कहा, ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन पहले हमें कैंप का रास्ता ढूंढना है। तो उसने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो फिर आगे आगे चलने लगी और हम सब हैरान होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। और फिर कुछ ही देर के बाद हमें टेंट नजर आने लगा। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम यहां ठहरे हैं? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। किशोर ने तुरंत आग जला दी, लेकिन मैंने देखा कि अचेरी आग को देखकर अचानक से कांपने लगी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो आग से थोड़ा दूर हटकर बैठ गई। मैंने कहा, यार इतनी ठंड है यहां, आग के पास बैठो, अच्छा लगेगा। तो उसने मुझे घूर कर देखा। न जाने क्यों वो मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। वो एक पत्थर के ऊपर जा बैठी और फिर हम सभी बैठ गए। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा। वो सभी अचेरी के रूप को निहारने में लगे हुए थे। मुझे गुस्सा सा आने लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि अचेरी मेरी हो जाए। अचेरी ने कहा, तो कहानी शुरू करूं? हमने हाँ में सर हिलाया। तो उसने कहा, तो कहानी ध्यान से सुनना। जो कहानी मैं सुनाऊंगी उसी में पहली का जवाब होगा। तो ये पहली कहानी एक लड़की की है जो 9 साल की थी। उसके माता पिता मर चुके थे और उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। सर पर छत नहीं थी, इसलिए वो एक कब्रिस्तान में रहा करती थी। वो कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा डरावना था। रात को वहां अजीब अजीब से लोग आते थे और जलती हुई चिता से अधजले शव को खींच कर निकाल देते थे, और फिर रात भर उस अधजले शव को खाते हुए साधना करते थे। वो लड़की वह सब कुछ एक पेड़ के पीछे से देखती थी। एक रात वो पेड़ के पीछे एक फटी हुई चादर ओढ़े सो रही थी। वो दिन उसके लिए बहुत भारी था, क्योंकि उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। भूख से उसकी जान निकल रही थी, लेकिन जिंदगी साथ नहीं छोड़ रही थी उसका। ऊपर से रात को लगातार बढ़ती हुई ठंड उसकी परेशानी दोगुनी कर रही थी। उस रात कोई चिता भी नहीं जल रही थी जिससे वो ठंड दूर कर सके। तभी उसने कुछ आवाज सुनी। उसने पेड़ के पीछे से झांका और देखा कि कुछ कुत्ते अपने मुंह में इंसानी मांस लेकर आ रहे थे। वो किसी के हाथ और पैर की तरह दिखाई दे रहे थे। कुत्ते उससे चीर चीर कर खाने लगे, और ये देखकर उस बच्ची की भूख और ज्यादा बढ़ गई। कुत्ते इंसानी मांस का लुफ्त उठा रहे थे और वो बच्ची अपनी किस्मत को कोस रही थी। लेकिन अचानक से फिर एक कुत्ते की नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची ये देखकर घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि वो कहीं उसे भी ना चीर फाड़ दे।
लेकिन उस कुत्ते ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा करने के बजाय उस बच्ची के पास इंसानी मांस का छोटा सा टुकड़ा छोड़ आया। उस बच्ची ने मांस के टुकड़े को देखा और सोचने लगी, क्या वो खाने के लायक है? 9 साल की उस बच्ची में इतनी समझ ही नहीं थी कि क्या खाना है और क्या नहीं, क्योंकि उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं। बच्ची ने सोचा कि अगर वो कुत्ते उसे इतने चाव से खा रहे हैं तो वो जरूर खाने लायक होगा। उसने ये सोचकर उस मांस के टुकड़े को उठाया और उसे चबाने लगी। जब इंसानी मांस का स्वाद उसके जीभ पर आया तो उसने तुरंत उस मांस को थूक दिया और दूर फेंक दिया। वो अपना मुंह साफ करने लगी और रोते रोते सोने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे लगा कि वो भूख से मर जाएगी, लेकिन वो जीना चाहती थी क्योंकि उसे मरने से भी डर लगता था। अब उसके पास जिंदा रहने का एक ही चारा था और वो था मांस का वही टुकड़ा। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने तुरंत मांस का टुकड़ा उठाया और कोशिश की कि उसका स्वाद लिए बिना ही वो जल्दी से उस टुकड़े को निगल जाए। उसने ऐसा ही किया और जैसे तैसे करके उस मांस के टुकड़े को खाकर सो गई। उसकी ये कहानी सुनकर घिन सी आने लगी थी हमें। तो सुधीर ने कहा, क्या कहानी खत्म हो गई? तो उसने कहा, हाँ, अब पहली की बारी। ये बताओ कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन था? ये सुनकर हम सब सोच में पड़ गए। तो मैंने कहा, भूख। उसने नाम में सर हिलाया। फिर हिमांशु ने कहा, ठंड। उसने फिर से नाम में सर हिलाया। बहुत सोचने के बाद भी हमें इसका जवाब नहीं मिला तो हमने हार मान ली। अचेरी ने कहा, तो ठीक है, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने कहा, अरे जवाब तो बताओ पहेली का। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी। फिर उस लड़की ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। तो ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है जो दोपहर के समय में एक रिक्शा में गांव जा रहा था। बहुत तेज धूप थी और जिस रास्ते से वो जा रहा था वो बहुत ही सुनसान था। अक्सर उस रास्ते में चोरी चकारी लूटपाट होती थी, जिसकी वजह से उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता था। यूं समझ लो कि उस रास्ते पर जाना मौत को दावत देना था। कुछ लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर दिन में भी कुछ अजीब सी चीजें होती थीं। लोगों ने दिन में भी वहां किसी खून से लथपथ आदमी को भटकते हुए देखा था और उनका कहना था कि वो कोई भूत या पिशाच है। लेकिन इन सब से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बूढ़ा आदमी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके साथ जो रिक्शा वाला था वो बेचारा गूंगा था। जब उस बूढ़े आदमी ने उसे उस रास्ते में जाने के लिए कहा तो वो भी तुरंत मान गया और वो दोनों उस रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन तभी उस रास्ते में एक तालाब आया और उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जो कि अजीब बात थी क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी अपने बच्चों को जाने नहीं देता था। तो उस बूढ़े आदमी ने रिक्शा वाले को इशारा करके रिक्शा रोकने को कहा। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को आवाज लगाई और जब वो बच्चे उसकी तरफ मुड़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लोग जोर से चिल्लाए और वहां से भागने लगे। ये देखकर उस बूढ़े आदमी को समझ ही नहीं आया कि वो बच्चे भागे क्यों। बूढ़े आदमी ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और रिक्शे वाले को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन रिक्शा वाला आगे बढ़ा ही नहीं। उस बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि वो उसकी ओर देखे, लेकिन वो पीछे पलटा ही नहीं। बूढ़ा आदमी रिक्शे से उतर गया और रिक्शे वाले के सामने आकर खड़ा हो गया और जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। उस रिक्शे वाले का चेहरा खून से लथपथ था। बहुत सारे जख्म थे उसके चेहरे पर। दोनों आंखें गायब थीं, गालों के मांस उखड़े हुए थे और वो हंस रहा था। बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर जम सा गया। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां तब जाकर उसे यह समझ आया कि वो बच्चे आखिर भागे क्यों थे। डर के मारे उस बूढ़े आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने भी वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, अचानक से उस राक्षस ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन में अपने दांत घुसा दिए। बूढ़ा आदमी जोर से चीखा, पर सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। उस राक्षस के लंबे लंबे नाखून थे जिसे उसने उस बूढ़े आदमी के पेट में घुसा दिया और उसी वक्त उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। उस राक्षस ने
उसके बाद भी उसे छोड़ा नहीं। उसके शरीर की सारी अंतड़ियां निकाल दी, दोनों आंखें नोच डाली और पूरे शरीर को चीर फाड़ कर सड़क के किनारे इधर उधर फेंक दिया। कहीं हाथ तो कहीं पैर और कहीं उसका दिमाग, सब कुछ बिखर गया। पूरी सड़क उस आदमी के खून से रंग गई। और फिर न जाने वो राक्षस खुद कहाँ गायब हो गया। अचेरी की कहानी दिल दहला देने वाली थी, तो उसने कहा, अब पहली ये है कि वहां कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने ये सारा कुछ होते हुए देखा और उसने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। बताओ कौन था वो? मैंने कहा, खुद वो बूढ़ा आदमी। तो उसने ना में सर हिलाया। इस सवाल का जवाब भी समझ नहीं आया और उसने भी हमें उसका जवाब नहीं बताया। तो ये तीसरी कहानी एक दंपत्ति की है। नई नई शादी हुई थी दोनों की। पति पैसे वाला था, बड़ा घर, घर में नौकर चाकर और बड़ा परिवार, सब कुछ था उनके पास। लेकिन पत्नी इन सब चीजों के बाद भी खुश नहीं थी, क्योंकि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसके सामने उसके परिवार का वो चेहरा सामने आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पत्नी की सास शुरुआत से धर्म कर्म को लेकर काफी सख्त थी। उनके घर की परंपरा थी कि शादी के 7 दिन बाद दुल्हन को कब्रिस्तान में जाकर अपनी पल्लू का एक धागा जलाना होता था और पूरी रात वहीं बितानी होती थी। पत्नी ने इसकी वजह अपने पति से पूछी, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता। पत्नी को यह नहीं करना था, लेकिन पति के हाथों मजबूर होकर उसे कब्रिस्तान जाना ही पड़ा। आधी रात बीत चुकी थी। पत्नी घबराते हुए कब्रिस्तान पहुंची। वो कब्रिस्तान जंगल के बीच में था। वहां भेड़ियों और उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी सास ने कहा था कि उत्तर की दिशा में मुंह करके उसे पल्लू का धागा जलाना होगा, और पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने पल्लू का धागा निकाला और उसे जला दिया। फिर सास के कहे मुताबिक उसने कब्रिस्तान की मिट्टी अपने पल्लू में बांध दी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां कई लोगों को दफनाया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे देख रहा है। पत्नी ने जल्दी जल्दी अपना काम किया और वहां से चली गई, लेकिन वो भूल गई कि उसे उस रात वहीं रुकना था। जब वो घर वापस गई तो उसे एक कमरे से बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक गुप्त कमरा था, वहां उसे जाने की इजाजत नहीं थी। उस कमरे से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो। पत्नी ने पूरे घर में देखा, लेकिन न जाने आधी रात को सभी घर वाले कहां गए थे। उसे लगा कि वो सभी लोग उस गुप्त कमरे में थे। वो भी उस कमरे में जाना चाहती थी, इसीलिए वो कमरे के सामने पहुंच गई। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि सोचा कि आखिर वो सब लोग अंदर कर क्या रहे होंगे। तो उसने ये जानने के लिए दरवाजे के चाबी वाले छेद से अंदर की ओर झांका, और जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो जोर से चिल्लाई और चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर किसी ने दरवाजा खोल दिया। वो और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। उसके पति के चेहरे पर गुस्सा था और उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं अपने परिवार की असलियत जानकर। उसके पति ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में खींच लिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। पत्नी के सामने उसका पति, सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सब खड़े हुए थे और गुस्से से उसे देख रहे थे। उस कमरे में मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी से थोड़ा बहुत उजाला था। कमरे में चारों तरफ आईना लगा हुआ था और पत्नी सबको देखकर कांप रही थी। उसकी सास ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, तेरी सारी खुशियां कब्रिस्तान में उस धागे के साथ ही जल गई जो तूने अपने हाथों से जलाई थी, लेकिन तूने वहां रात ना बिताकर हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर तू वहां रुक जाती तो तेरी बलि देकर हम शैतान को खुश कर सकते थे, लेकिन अब जब तुझे सच पता ही चल गया है तो तुझे जिंदा रहने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर पत्नी और भी ज्यादा कांपने लगी। उसके पति ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और एक ही झटके से तोड़ दी। पत्नी उधारी मर गई और फिर उन सभी लोगों ने उसके शरीर को न जाने कितने टुकड़ों में काट दिया और उसका नामो निशान मिटाने के लिए उसे खा गए। मैंने इतनी घिनौनी कहानियां कभी नहीं सुनी थी। अविनाश ने कहा, कैसे जल्लाद लोग थे वो, अब तुम पहली पूछो। तो अचेरी ने कहा, तो अब ये बताओ कि आखिर पत्नी ने कमरे में ऐसा क्या देखा
जिससे वो उनका सच जान गई। मैंने बहुत सोचा। इधर मेरे दोस्त आपस में खुसुर खुसुर करने में लगे हुए थे। तभी मैंने एकदम से कहा, आईना। शायद आईने में उसे उनका असली चेहरा नजर आ गया होगा, क्योंकि ऐसा काम तो कोई जानवर ही कर सकता है। ये सुनकर अचेरी हंसने लगी और बोली, सही जवाब दिया तुमने। वो लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि नरभक्षी पिशाच थे, और उनका असली चेहरा आईने ने दिखा दिया। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि अब मैं अचेरी को पा सकता था। फिर अचानक से उसका बर्ताव बदल गया, उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो एकदम से गंभीर हो गई और सबको घूरते हुए बोली, अब आखिरी कहानी और उसकी आखिरी पहेली। तुम लोग तैयार हो? हमने हाँ कहा। उसने कहानी सुनाई। तो ये कहानी है 13 साल की बच्ची की, जो पास के ही गांव में रहा करती थी। बहुत मासूम थी और चंचल भी। सिर्फ स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, इतना ही काम था उसका। बाकी समय वो खेलती या अपने बाबा की काम में मदद करती थी। एक शाम वो स्कूल से घर आने के बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई, और उसने इस बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया था। शाम के 5 बजे तक वो घर लौट जाती थी, लेकिन उस शाम 6 बज गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं पहुंची। उसकी वजह ये थी कि जब वो खेल कर घर लौट रही थी, तो सुनसान रास्ते में किसी ने उस लड़की को अगवा कर लिया और पहाड़ों में ले गए। वो लड़की बेहोश हो गई थी, लेकिन जब उसे होश आया तो वो जंगल में थी। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि जिन लोगों ने उसे अगवा किया था वो कोई और नहीं, बल्कि उसके गांव के ही कुछ नौजवान थे। वो लोग उस बेबस बच्ची पर हंस रहे थे, और उस रात उन सब लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बहुत तड़पाया। कई दिन और कई रात वो जंगल में पड़ी रही। वो लोग उसे खाना भी नहीं देते थे। वो पूरी सूख कर कांटा हो चुकी थी, उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थीं। फिर अपनी हवस मिटाने के बाद उन लोगों ने उस लड़की की आंखें फोड़ दी। वो रात भर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया। उसके शरीर को चाकू से गोद गोद कर वो लोग अपना गुस्सा निकाल रहे थे, और आखिरकार उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा इस घने जंगल में भटकती है और वहां से आने जाने वाले लोगों को मार देती है। वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। वो गाना गाते हुए पहाड़ों से नीचे आती है, और उसका गाना गंभीर बीमारियां लेकर आता है। आज भी उसकी चीख पहाड़ों में गूंजती है, और वहां जब कोई आता है तो उसे भी उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती है। जब उसने अपनी कहानी पूरी की तो एक पल के लिए मानो मैंने अपने सुध-बुध खो दी। मैं उसे डर कर देख रहा था। उसने कहा, अब पहेली ये है कि वो लड़की कौन है। उसने जब पहेली पूछी तो मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा। वो लोग जवाब सोचने में व्यस्त थे। शायद उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने डरते हुए कहा, अचेरी, तुम हो वो लड़की। ये सुनकर अचेरी जोर से हंसने लगी, और ये देखकर हम सभी चौंक गए। उसकी आवाज अचानक से भारी और डरावनी हो गई। उसने कहा, फिर से सही जवाब। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो ज्यादा जवाब देगा मैं उसकी हो जाऊंगी, तो अब मैं तुम्हारी हुई। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगी। फिर एकदम अचानक से वो एक 13 से 14 साल की बच्ची में बदल गई, जिसकी आंखें ही नहीं थीं। शरीर पर जगह जगह जख्म थे। उसकी हालत बहुत घिनौनी थी। लंबे लंबे नाखून किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। मैं और मेरे दोस्त, हम लोगों में से किसी ने भी उससे बुरा मंजर नहीं देखा था। अपने जीवन में ना भाग पा रहे थे और ना ही वहां से खड़ा हुआ जा रहा था। फिर किशोर ने कहा, भागो भागो यहां से जल्दी। उसने मेरा हाथ खींचा और हमने कोई भी रास्ता पकड़ लिया। उस समय ये नहीं समझ आ रहा था कि हमें भागना कहाँ है। बस हम लोग भागते चले गए। भागते भागते अविनाश का पैर फिसला और वो सीधे पहाड़ी के नीचे की ओर लुढ़कने लगा। हम उसे पकड़ने के लिए तेजी से भागे, लेकिन इससे पहले कि उसे पकड़ पाते उसका सर सीधे जाकर पत्थर से टकरा गया और उसका सर वहीं फट गया। मैं, सुधीर, किशोर और हिमांशु उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं। सर से खून बह रहा था। मैंने नब्ज देखी तो पता चला मेरा अच्छा दोस्त अब नहीं रहा। मैं मान सदमे में चला गया था।
बाकी सब उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद सबको ध्यान आया कि हमारी जान को भी खतरा है वहां, इसलिए हमें अविनाश की बॉडी को वहीं छोड़ना पड़ा। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त इतने ज्यादा डरे हुए थे कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। हम फिर से वहां से भागने ही वाले थे कि अचानक फिर से रोने की आवाज सुनाई दी और हम सब रुक गए। तो मैंने कहा, देखो हमें जाने दो, हमने तो कुछ किया भी नहीं है ना तुम्हारे साथ, हमें जाने दो प्लीज, मेरा एक दोस्त तो मर गया है, अब तो हमें छोड़ दो। लेकिन रोने की आवाज अब हंसी में बदल गई और सामने एक पेड़ से वो लड़की उल्टा लटकते हुए सामने आई, जिसे देखकर हमारे पसीने ही छूट गए। वो लड़की नीचे उतरी और हाथों के सहारे चलते हुए पास आने लगी। हम पीछे हटने लगे, फिर एकदम से उसने हम पर झपट्टा मारा, लेकिन न जाने क्या हुआ कि वो खुद दूर जाकर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, पास नहीं आना, नहीं मेरे पास मत आना। मैंने देखा कि उसकी नजर मेरे गले की ओर है। फिर मैंने देखा कि मैंने गले में लाल रंग का तावीज पहना हुआ है और वो उसे ही देखकर चिल्ला रही थी। सुधीर ने कहा, लगता है ये तावीज से डर गई है, वो तो मैंने भी पहना है। लेकिन सुधीर ने काले रंग की तावीज पहनी हुई थी और उसने उसे अचेरी को दिखाया, लेकिन अचेरी जिस तरह लाल रंग से डर रही थी वैसे काले तावीज से नहीं। तो मुझे लगा कि लाल रंग की चीज से ही उसे दिक्कत है। मैंने वो तावीज हाथ में ले लिया और फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये शायद इसी से डर रही है, तुम लोग चलो, मैं इसे आगे बढ़ने से रोकता हूं। मेरे दोस्त आगे बढ़ने लगे और जब अचेरी ने उनके पीछे जाने की कोशिश की तो तावीज लेकर मैं उसके आगे आ गया। फिर वो पीछे हट गई और मैं अपने दोस्तों के पीछे पीछे भागा। हम चारों साथ में जैसे तैसे तावीज के सहारे जंगल से निकले और पास के गांव पहुंच गए। वहां जाकर हमें सांस आई। वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि अचेरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति है। उससे बचने के लिए वो लोग लाल रंग का तावीज, धागा या रिबन बांधते थे, क्योंकि उसी से अचेरी डरती थी। उसकी आवाज कई बार गांव वालों को भी सुनाई दी और लोगों का कहना था कि जब भी गांव में उसके गाने की आवाज सुनाई दी है, तब गांव में कोई ना कोई गंभीर बीमारी फैली है। 15 साल हो गए हैं उस हादसे को। आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद हमने नॉर्मल जिंदगी जी, लेकिन ऐसा नहीं था। आखिर उस अचेरी का गाना हमने भी सुना था। इसी के साथ सुधीर को कैंसर की बीमारी लग गई और उस हादसे के 5 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। किशोर का एक्सीडेंट हो गया था, हालांकि वो अब ठीक है और अपनी जिंदगी में व्यस्त है। हिमांशु को दिल की बीमारी खा गई और अब मैं आज भी विकलांग बैठा हूं। न जाने कौन सी बीमारी लग गई है मुझे कि मेरे पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया। उस हादसे के बारे में आज आपको बताते हुए भी मेरी रूह कांप रही है, लेकिन फिर भी उस अनुभव को शेयर करके मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, मानो दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया है। तो दोस्तों, अब बारी आती है पहेलियों के जवाब की। तो पहली कहानी का जवाब है उसकी छोटी उम्र और दिमाग का अविकास, जिसकी वजह से वो भूख मिटाने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाई। तो चलिए जानते हैं अब दूसरी कहानी का जवाब। तो दूसरी कहानी का जवाब ये है कि उस बूढ़े आदमी की परछाई, जो उसके मरने के बाद भी जिंदा थी और आखिर तक सब कुछ देख रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।